नमस्कार, प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। हम ग्लोबल पंजाब के नॉर्थ अमेरिका और संगत टीवी के यूके और यूरोप के दर्शकों का भी स्वागत करते हैं। सरकारी नौकरियों की तरफ चाहे आकर्षण कम हुआ है, लेकिन अभी भी तमाम ऐसे युवा हैं जिनका मकसद पढ़ लिख कर सरकारी नौकरी हासिल करना है। इसके लिए वो मेहनत करते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में अपनी योग्यता साबित करने की कोशिश करते हैं, सरकारी नौकरी के लिए आवेदन भी करते हैं। लेकिन जब भर्ती के दौरान उच्च पदों पर बैठे लोग तमाम योग्यताओं को दरकिनार कर अपने चहेतों को रेवड़ियां बांटते हैं, तो व्यवस्था पर विश्वास रहे तो कैसे? पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने हुड्डा सरकार को झटका देते हुए साल 2010 में नियुक्त किए गए 1983 फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर्स की नियुक्तियों को रद्द करने के आदेश जारी किए हैं। हरियाणा राज्य कर्मचारी चयन आयोग द्वारा की गई इस भर्ती प्रक्रिया में धांधली के आरोप लगाते हुए 68 याचिकाएं दायर करके इस भर्ती को खारिज करने की मांग की गई थी। इससे पहले साल 2012 में हाईकोर्ट की एकल खंडपीठ ने पीटीआई की नियुक्तियां रद्द करने के आदेश दिए थे, जिसके बाद हरियाणा सरकार ने इस मामले में हाईकोर्ट में दोबारा अर्जी लगाई थी और अब हाईकोर्ट की डबल बेंच ने एकल बेंच के इस फैसले पर अपनी मोहर लगाने के साथ साथ सरकार और आयोग दोनों पर जुर्माना भी लगाया है। याचिकाओं में कहा गया कि साल 2006 को भर्ती के लिए तय मानदंडों की अनदेखी कर नियुक्तियां की गई। पहले जहां इंटरव्यू के 25 नंबर तय किए गए थे, वहीं इसे बाद में बदलकर 30 कर दिया गया। याचिकाओं में कहा गया कि भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के बाद इसमें फेरबदल नहीं किया जा सकता। महज चहेतों को नियुक्ति देने के लिए नियुक्ति के मानदंडों में परिवर्तन किया गया। राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत मिली जानकारी का हवाला देते हुए कहा गया कि 14 ऐसे उम्मीदवारों को इंटरव्यू में ज्यादा नंबर दिए गए, जिनकी शैक्षणिक योग्यता कम होने के चलते उनकी नियुक्ति के आसार कम थे। अब हाईकोर्ट ने अपने फैसले में सरकार को भविष्य में भर्ती के दौरान सचेत रहने की हिदायत देते हुए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को निर्देश दिए हैं कि कानून के मुताबिक 5 महीने में नए सिरे से भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाए। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ याचिकाकर्ता के वकील रमेश गोयल स्टूडियो में मौजूद है। हरियाणा लोक सेवा आयोग के पूर्व सदस्य नरेंद्र सिंह विद्यालंकार भी हमारे साथ है। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार हमीर सिंह भी हमारे साथ है। साथ ही फोन लाइन पर हमारे साथ हरियाणा कांग्रेस प्रवक्ता रण सिंह मान भी जुड़ रहे हैं। रण सिंह मान जी, ओम प्रकाश चौटाला शिक्षक भर्ती घोटाले के चलते इस वक्त जेल में बंद हैं। पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं हरियाणा में, और अब आपके वक्त में भी अब धांधली हुई है, हाईकोर्ट ने नियुक्तियां रद्द कर दी हैं। तो क्या हरियाणा का एक योग्य युवा ये उम्मीद कर भी सकता है या नहीं कि हरियाणा में योग्यता के आधार पर नौकरी मिल सकती है? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि दोनों मामलों की कोई तुलना नहीं की जा सकती। अब जो पीटीआई भर्ती का मामला है और चयन आयोग की आप जो बात कह रहे हो, ये एक प्रोसीजरल उसमें गलती पकड़ी गई है। जबकि चौटाला के टाइम की जो गलतियां हैं वो बेईमानी की गलतियां हैं और उसकी सुनवाई हुई, बाकायदा कोर्ट में हुई और उसमें वो दोषी करार दिए, तो दोनों बातों की तुलना नहीं हो पाएगी। जी बोलिए। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि दोनों मामलों की कोई तुलना नहीं की जा सकती। कैसे? हाँ, इसलिए नहीं की जा सकती कि ये जो प्रेजेंट में मामला है और पीटीआई की भर्ती का मामला है, इसमें प्रोसीजरल गलतियां हैं। हाँ, वो पकड़ी गई। हाईकोर्ट ने कहता है कि हाँ आपने ये गलती की। हाँ, पर चयन जबकि जो जेबीटी भर्ती घोटाला है उसमें उनकी बेईमानी पकड़ी गई। हाँ, एक जो सील किया था, जो लिस्ट थी, उसको तोड़ा गया अभी जो। लेकिन रण सिंह जी, चयन में तो धांधली हुई है ना, वहां भी हुई, यहाँ भी हुई। नहीं, धांधली और टेक्निकल गलती में फर्क है कि धांधली नहीं आप कह सकते हो इसको। योग्य उम्मीदवारों को तो नौकरी नहीं मिली ना। वो ये योग्य नहीं, मतलब जो नौकरियां मिल रही हैं वो बिल्कुल मेरिट पे मिल रही हैं। एक प्रोसीजरल गलती है। ये कहीं नहीं कहा प्रोसेस में गलती की, लेकिन आप जो प्रोसेस में नहीं कहा कि मेरिट को इग्नोर किया गया है। प्रक्रिया में जो गलती हुई है, अब उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी? बता रहे हैं, प्रक्रिया में जो ऑब्जर्वेशन है हाई कोर्ट की, वो है कि प्रोसीजरल गलतियां हुई, तो आप दोनों की तुलना बिल्कुल नहीं कर सकते। रमेश जी, आप इस बात का जवाब। रमेश जी हमारे साथ, रण सिंह जी हमारे साथ याचिकाकर्ता के वकील जुड़े हुए हैं, वो आपके सवाल का जवाब दे सकते हैं। वो डिफेंड कर रहे हैं कि प्रक्रिया में गलती हुई है। ये कोई प्रक्रिया में गलती नहीं है।
ये सरासर जो मेरिट है, मेरिट को इग्नोर करके, और जो इवन जो कैंडिडेट्स जो फेल थे उनको भी अपॉइंट किया गया है, और जिन व्यक्तियों के मार्क्स 70 और 80% थे उनको कोई अपॉइंटमेंट नहीं दी गई, और जो व्यक्ति 35, 40 और 45% मार्क्स वाले थे उनको नियुक्त किया गया है। और ऐसे एक इंस्टांस नहीं, तकरीबन मोस्टली केसेस में ये हुआ है। रण सिंह जी, इस बात का जवाब दे सकते हैं आप? ऐसा है कि कोई सिलेक्शन जो कमेटी होती है या चयन आयोग जी, आप बिल्कुल ये नहीं कर सकते, तो इंटरव्यू की जरूरत भी नहीं है। नहीं, पर अब तो हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है, तो हाईकोर्ट ने आखिर जांच के बाद ही तो ये फैसला दिया है। हाँ, मैं तभी तो कह रहा हूँ जी, कि उन्होंने मेरिट पर किया नहीं, बोर्ड ने जांच के बाद यही तो सामने आया है कि मेरिट वालों को पीछे छोड़ दिया गया। है ना, ये मान लो एक आदमी यूं है कि उसका रिकॉर्ड कुछ और है और इंटरव्यू में नंबर कम किए हैं, तो उस बात से ये अंदाजा नहीं लगा सकता उसकी परफॉर्मेंस इंटरव्यू में कम रही होगी। लिखित तो हुआ ही नहीं, लिखित परीक्षा तो हुई नहीं है, हुआ ही इंटरव्यू है सर। हाँ, इंटरव्यू है, इंटरव्यू में भी जो ऑब्जर्वेशन है चयन बोर्ड की, वो जरूरी नहीं है कि उसका जो एकेडमिक रिकॉर्ड बोलता है उसके हिसाब से ही हो। उन्होंने अपना और वो उसके हिसाब से उन्होंने रिपोर्ट कर दी और वो सिलेक्शन हो गए। सरकार का तो काम है डिफेंड करना। चलिए, शुक्रिया रण सिंह जी, क्योंकि आपने जाना है हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सरकार का तो काम है कि उन्होंने डिफेंड करना ही है। रमेश जी, आपने क्योंकि ये मामला लेकर आप अदालत तक गए और अब उसके बाद ये फैसला आया है, क्या लगता है कि कुछ अब जो आगे प्रक्रिया है उस पर कुछ सुधार आएगा? इसमें सुधार की काफ़ी गुंजाइश है और लोगों का इससे जुडिशरी में फेथ भी बिल्टअप हुआ है और लोगों को इंसाफ की उम्मीद भी बनी है और उनको ये भी पता चलने लग गया है कि आगे से आरटीआई के तहत कोई भी इन्फॉर्मेशन लेकर अगर वो महसूस करते हैं कि उनके साथ कोई ज्यादती हुई है तो वो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। और उस बेस पर जो अदालतें शक्लें देखकर इंसाफ नहीं देती बल्कि तथ्यों के आधार पर इंसाफ देती है। तो इसलिए इस केस में भी जो 8 प्रत्याशी फर्स्ट टाइम में आए थे उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश की और उनकी आपको जानकर ये हैरानी होगी कि जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो सारी इन्फॉर्मेशन आरटीआई के तहत कलेक्ट की गई और वो सारी इन्फॉर्मेशन जितनी भी हमें अवेलेबल हो सकी हमने कोर्ट के सम्मुख रखी और हमने कोर्ट से आगे को ये प्रार्थना की कि बाकी भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाए। यानी आरटीआई ने बड़ा अधिकार दिया है। अमीर सिंह जी, एक बड़ी चीज निकल के आती है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट की वजह से बहुत सी जो सरकार की खामियां हैं वो सामने आ रही हैं। बिल्कुल, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक ऐसा एक्ट आया है जिसको यदि ठीक तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो एक रेवोल्यूशनराइज काम हो सकता है। और ये जितने स्कैंडल इन दिनों में आ रहे हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन के बाद, वो उसी एक्ट का एक कमाल है, क्योंकि पहले मेंबर पार्लियामेंट और एमएलए जो इन्फॉर्मेशन मांग सकते थे अब कोई भी नागरिक मांग सकता है और वो देना अनिवार्य होती है। इसी वजह से तो गवर्नमेंट बार बार इस एक्ट को कुछ ना कुछ पंक्चर करने की ट्राई करती है कि इसको कम कैसे किया सरकार जाए। खुद ही लेकर आई और है। खुद ही लेकर आई। कई दफा प्रेशर इतने होते हैं, दबाव होते हैं कुछ करने के लिए, कई दफा अच्छे एक्ट बन जाते हैं पर जब उनका प्रैक्टिकल सामने होता है, तजर्बा सामने आता है, तब ये लगता है कि ऐसा हो गया। जैसे एक आरटीआई में ही आया कि सभी राजनीतिक पार्टियां क्यों ना सूचना के अधिकार के तहत आई जाए और सभी राजनीतिक पार्टियां एक हो गई और एक हो के उन्होंने कहा कि हम तो इसको अमेंड कर रहे हैं, हम नहीं आएंगे इसके उस मामले में। क्योंकि हम और फंड्स नहीं लेते, ऐसा था उनका सरकारी फंड लेते हैं, घर लेते हैं, ऑफिस बनाने के लिए सभी कुछ करते हैं। वो कहते हैं प्रैक्टिकली नहीं, लाखों एप्लीकेशन जा जाएंगी, हम कैसे देंगे, हम वैसे देंगे। आप सभी को तो कहते हो कि आप अकाउंटेबल बनो, पर हम अकाउंटेबल नहीं बनेंगे क्योंकि हम तो बनाने वाले हैं। जो लॉ मेकर हैं वो अकाउंटेबल नहीं बनेंगे, वो जवाबदेह नहीं बनेंगे। ये एक नजरिया बन गया। इसीलिए कोर्ट्स के जितने फैसले भी आ रहे हैं, चाहे वो 2 साल के से ज्यादा आपराधिक मामले में सजा का मामला हो, वो भी ऑर्डिनेंस का जो हो रहा है इन दिनों में, क्योंकि पब्लिक प्रेशर है। आरटीआई भी इसलिए पंक्चर नहीं वो कर पा रहे क्योंकि अब जनता जागरूक हो रही है। वापस इसी मुद्दे पर आते हैं। इसीलिए वो जो ऑर्डिनेंस है उस पे उसी यूपीए सरकार में ये घमसान मच गया है इस एंगल से कि इसको वापस लिया जाए या ना लिया जाए। अब
ये मामले आ रहे हैं, जो एक बार बन जाता है उसको वापस लेना फिर बड़ा मुश्किल काम है। इसके फायदे जो है आरटीआई के वो सामने आ रहे हैं। नरेंद्र जी, वापस इसी मुद्दे पर आते हैं। एक जो भर्तियों में हमेशा धांधली के आरोप लगते हैं, चौटाला साहब के कार्यकाल में भी है, हुड्डा सरकार में भी कई भर्तियों में, हम अब इसी पीटीआई की भर्ती हुड्डा सरकार के कार्यकाल में हुई है। आप खुद हरियाणा लोक सेवा आयोग के सदस्य रहे हैं, क्यों नहीं कुछ ऐसी पारदर्शिता बरती जाती जैसे यूपीएससी में है, जहां कभी भी इस तरह के आरोप नहीं लगे? क्यों नहीं राज्यों में इस तरह की पारदर्शिता बरती जाती है? राजेंद्र कौर जी, दो चीज़ों पे हरियाणा के पॉलिटिशियन और पंजाब के बेस्ड हैं। नंबर 1 ट्रांसफ़र, दूसरा अपॉइंटमेंट। दोनों इनके हाथ से छिटक जाएं तो इन्हें पूछने वाला कोई नहीं, ट्रांसपेरेंसी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। दूसरा, जो मेंबर और चेयरमैन की नियुक्तियां की जाती हैं उनमें भी वरदस्त पॉलिटिशियन का होता है, तो उन पे सारा प्रेशर पॉलिटिशियन, बाकायदा एक तरीके से अंडरस्टैंडिंग होती है कि आप हमारे कहने से काम करेंगे। और हरियाणा तो इस चीज़ के लिए बदनाम रहा है। शायद ही कोई सिलेक्शन प्रक्रिया ऐसी हो जिसमें भेदभाव नहीं किया जाता हो। और ये जहाँ तक ये मामला है कर्मचारी चयन आयोग का, तो पूनिया साहब ने जितनी निरंकुशता दिखाई है, उसे लगता है कि उस कहावत को उन्होंने सिद्ध किया कि ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने ही नियुक्तियां की थी। यस, उसके बावजूद इतनी कमेंट्स के बाद, हाई कोर्ट की टिप्पणियों के बाद, इनको एक अलग से एक बोर्ड और बना दिया, शिक्षक भर्ती बोर्ड, उसका जी चेयरमैन लगा दिया। और सबसे विडंबना की बात यह है कि कोर्ट की टिप्पणी के बावजूद, हैरानी की बात है कि ब्रिगेडियर साहब ने बाकी सदस्यों को शामिल नहीं किया। ऐसी बातें भी आने लग रही हैं कि पूरी प्रक्रिया को एक तो बदला उन्होंने, दूसरा मेंबर को शामिल नहीं किया, ना ही तो साक्षात्कार में, ना ही किसी और प्रक्रिया में। रमेश जी, इस पर एकल बेंच ने भी टिप्पणी दी थी। एकल बेंच ने कहा था कि इनके पास कोई भी ऐसा रिकॉर्ड नहीं है जिससे ये प्रूव कर सके कि कोई एजेंडा इशू किया गया था, कोई प्रोसीडिंग बुक मेंटेन की गई थी, या किसी मेंबर को कॉन्फिडेंस में लिया गया था, या किसी मेंबर के साथ कोई सलाह मशवरा किया गया था। और ये जितना भी काम है सिर्फ दिस वाज ए वन मैन शो। और इतने सख्त लफ्ज़ों का हाई कोर्ट ने यूज़ किए जो कि नॉर्मली आम केस में नहीं किए जाते। और ये सब बातें जो है अल्टीमेटली इस केस को कामयाब करने के लिए, या इस केस को कुछ ना कुछ शो करने के लिए, दे ब्राउट वन पेपर बिफोर द कोर्ट, एंड व्हेन द ऑनरेबल जज saw the पेपर, उन्होंने देखा कि उसमें ना तो कोई पिन लगा हुआ है, ना उसमें कोई छेद है, और वो पेपर दैट वाज टोटली ए ब्लैंक पेपर, और नथिंग वाज just like pinned or tagged, and that it appeared कि ये पेपर आज ही तैयार करके लेकर आए हैं। और जब ऐसी प्रक्रिया किसी चीज को वो प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ऐसा एक्शन करे, तो ऐसा एक्शन गवर्नमेंट का बिल्कुल ही सराहनीय है। हमीर सिंह जी, एक जो आज के युवा वर्ग में जो एक ये सब जो सामने आ रहा है, उसे क्या लगता है कि एक निराशा पैदा हो रही है? ऑफ कोर्स जो लोग 2010 में जिन्होंने अप्लाई किया, जो भर्ती हुए हैं, उससे पहले 2006 में जिन्होंने आवेदन दिया होगा, उनका चयन नहीं हुआ, वो तो निराश हुए ही होंगे। उसके बाद कितना उन्हें वो कितना काम करना, कितनी मशक्कत करनी पड़ी। याचिकाएं लेकर आप हाई कोर्ट में गए, एकल बेंच ने फैसला, उसके अगेंस्ट अब फिर अर्जी उन्होंने दी, हरियाणा सरकार ने, फिर फैसला आया। मतलब कब तक वो इस चीज़ को फॉलो करते रहेंगे? और क्या हर फैसले में क्या कोर्ट इंटरवीन करेगा तभी कुछ सही निकल कर आएगा? जब ये एक गलत फैसला होता है तो इसके बहुत ज़्यादा सामाजिक भी इम्पैक्ट पड़ते हैं। जैसे मैं एक मिसाल दूं कि पंजाब में 909 पंचायत सेक्रेटरी भर्ती किए थे अकाली दल की जो पहले सरकार थी 1997 में, तब उनको हटा दिया कोर्ट ने। हाई कोर्ट ने कहा कि ये फेक भर्ती है सभी, अब भी पेशियाँ चल रही हैं सभी की। और जब वो पंचायत सेक्रेटरी लग गए थे तब कईयों के शादियाँ होगी, हाँ। कि आदमी गवर्नमेंट अप्लाई हो गया है, ये हो गया है, वो हो गया है, और उनमें से कई की शादियाँ टूट गई और एक दो सुसाइड भी कर गए। उसके बाद ये एक जो सोशल इम्पैक्ट पड़ता है, हाँ। उसको नहीं देखते आदमी ने, तो जिसने गलती कर दी इतने आगे तक की तो सोचा ही नहीं जाता, इतना तो इससे आगे तक नहीं सोचा जाता। और जिनको वाजिब तरीके से मिलनी चाहिए थी
उनका डिले हो गया, किसी की शादी होनी थी, किसी की नहीं होनी थी और नहीं हो पाई, क्योंकि जब उनका स्टेटस वो बनता तब अलग टाइप का मामला होता था। उनके लड़कियां, उनमें लड़कियां होती हैं, उनमें लड़के भी होते हैं, सभी टाइप के। और ये केवल और केवल नौकरी का क्वेश्चन नहीं है, इसके साथ जुड़ा हुआ समाज में उनके स्टेटस का क्वेश्चन भी है। और जो निराशा युवाओं में आ रही है और पूरे सिस्टम पे उनका जो विश्वास हिल रहा है, उनमें से कई ड्रग एडिक्ट भी हो जाते हैं, कई टाइप की होती है, कई अनार्किस्ट एंगल के हो जाते हैं। इनका जो ओवरऑल इम्पैक्ट राजनीतिक एंगल से, सामाजिक एंगल से और उनके परिवारों की अर्थव्यवस्था पे पड़ता है, यदि समुचे तौर पे सोचा जाए तो ये बहुत बड़ा ब्लंडर होता है। हाँ। और ज़्यादा से ज़्यादा उनको क्या होगा, थोड़ा बहुत कहेंगे अब ठीक कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। अब थोड़ा थोड़ा हुआ है कि कुछ पॉलिटिशियन थोड़े बहुत अंदर जाने शुरू हुए हैं। हाँ। चौटाला जी अंदर गए हैं, लालू यादव को, रशीद मसूद को भी इसी मामले में हुई थी कि और इससे थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं लोगों का फिर विश्वास, उम्मीद जग रही है, उम्मीद खड़ी हो जाती है कि नहीं कहीं ना कहीं होगा। पर जब आपका कानून बनाने वाले वो कानून तोड़ते हैं, एग्जेक्टिव जिनको आप मंत्री बनाते हो वो सारे तोड़ते हैं, और कहीं ना कहीं जब फिर जुडिशरी पे भी इंसाफ नहीं मिलता और सभी लोग जुडिशरी में भी नहीं जा सकते। हमारे कंट्री का जो सिचुएशन है कि कितने लोग जुडिशरी में केस डाल सकते हैं और फाइट कर सकते हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते। और पिछले दिनों में एक डाटा छपा है फ्रंटलाइन मैगजीन में कि जो लोग लोअर कोर्ट से हार जाते हैं 4% लोग हैं उनमें से जो हाई कोर्ट आ पाते हैं, और 2% 2.5% लोग हैं जो आगे सुप्रीम कोर्ट तक फाइट कर सकते हैं। लोग नहीं है तो जस्टिस उनको कहां देंगे हम बाकी लोगों को? ये तो बड़े बिल्कुल कम लोग हैं अभी भी जो जा रहे हैं उस मामले में, कम से कम कर लेते जा सकते हैं, इतना रुतबा रखते हैं तभी जा पाते हैं। और आखिरी दम तक लड़ाई लड़ने की बात करते कि जब तक जीत नहीं जाते, जब तक न्याय नहीं मिल जाता तब तक लड़ेंगे। नरेंद्र सिंह जी, हमीर सिंह जी ये कह रहे हैं कि सिर्फ ये नहीं कि आप योग्य उम्मीदवार थे, उन्हें नौकरी नहीं मिली तो यही किस्सा खत्म हो गया, कितना पीछे चले जाते हैं वो। और क्या राजनेता कभी समझेंगे इस बात को? बहुत मुश्किल है, क्योंकि राजनेता, उन पर भी लोगों का प्रेशर होता है। जब वो गांव में वोट मांगने जाते हैं या किसी और कार्य के लिए जाते हैं, सामाजिक कामों के लिए, तो लोग बाकायदा प्रेशर डालते हैं। और कुछ पॉलिटिशियन तो ऐसे हैं जो कहते हैं कि मुझ पर प्रेशर डलवाओ ताकि हमारा वोटर इंटैक्ट रहे, और वो एहसान उस कैंडिडेट पे नहीं रखते, वो एहसान पूरे गांव पे भी रखते हैं। पंचायतें बाकायदा गाड़ियाँ भर भर के उनकी सिफारिश के लिए लोग आते हैं। और ये सिलसिला जो चौटाला जी के उसमें था, आज भी वो कांग्रेस भी उसी को फॉलो करती है। तो ये प्रेशर है, जब तक पॉलिटिशियन का इस तरह से जो सजाएं नहीं होंगी, कोर्ट अवेयर नहीं होंगे, कोर्ट सख्त नहीं होंगे, तब तक पॉलिटिशियन मानने वाले नहीं है। रमेश जी, कितना हाई कोर्ट में आप जिन याचिकाकर्ता के वकील हैं, जिनकी तरफ से आप इस मुकदमे को लड़ रहे थे, कितना वक्त लग गया? और जरूर इसमें कुछ खर्चा भी इतना आया होगा कि एक आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। जहाँ तक खर्चे की बात है, मैं खुद हैरान हूँ कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये लड़के इतना खर्च कर पाएंगे। और जब मैंने केस लिया था, मैंने इनसे कमिटमेंट ली थी कि मैं केस आपका तब कंटेस्ट करूँगा अगर आप इसका खर्चा कर पाओगे और आप जहाँ से भागोगे नहीं। और उन्होंने कमिटमेंट पूरी की, और इस केस पर हमें 2000 कैंडिडेट्स को पार्टी बनाना पड़ा, और उसके लिए बुक्स पब्लिश करवानी पड़ेगी, और उसके ऊपर 3 लाख से ऊपर पे खर्चा सिर्फ संबंध का हुआ। और ये 8 बंदों के लिए उन्होंने कैसे मैनेज किया, कैसे नहीं मैनेज किया, ये उनको पता है। और फिर उन्होंने दिन रात एक मेहनत करके इसको काम को सिरे चढ़ाया। और उन्होंने इतना मेरे ख्याल में मेहनत की कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में जाकर आरटीआई की तहत इन्फॉर्मेशन के लिए भी 5-5, 7-7 चक्कर लगाते रहे। और उनका जो ट्रेवलिंग का एक्सपेंस होगा लाखों में है। हमीर सिंह जी, वही बात सामने आ गई कि एक आम आदमी के बस की तो बात ही नहीं है। वो तो वही हिम्मत हार जाएगा कि मैं तो कोर्ट तक तो जा ही नहीं सकता, तो छोड़ो, नहीं मिली नौकरी तो ना सही। लेकिन चलिए, जिस वजह से भी एक सही फैसला आया है अब, लेकिन बाकी युवा जो हैं उनको क्या संदेश जा रहा है कि आप इस तरफ जाएं, या फिर जाते हैं तो फिर आपको ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी? उनको लड़ाई के लिए तो तैयार रहना ही होगा, निराशा का सवाल नहीं है, निराश होकर तो कुछ नहीं मिलेगा। और दूसरी बात ये है इसके साथ ही कि केवल अपॉइंटमेंट तक नहीं ये मामला होता,
ये गवर्नमेंट्स क्या करती हैं कि आपने एक पोस्टें निकाल दी कि 1000 पोस्ट इस डिपार्टमेंट में निकाल दी, उसके लिए ड्राफ्ट मांग लिए और वो कब कैंसिल हो जाती हैं ये भी नहीं पता। लाखों करोड़ों रुपए लोगों के इस तरीके से चले जाते हैं, वो ड्राफ्ट दे देते हैं और उसके बाद भर्ती कोई नहीं होती। और इतने कितने ही डिपार्टमेंट है, जब उनको पूरा करो कि कितने लोगों ने 1000 पोस्ट के लिए भी 1 लाख आदमी कई दफ़ा अप्लाई करता है, आवेदन करता है, 50,000 भी कर सकता है। उनके 200 500 रुपए का ड्राफ्ट जोड़ लो आप, और हाँ। किस लेवल का काम हो जाता है उनके लिए। ये एक अलग टाइप का घोटाला है बड़ा, उसका क्या बनता है बाद में क्या नहीं, उसके लिए तो कोर्ट भी नहीं जाएगा। 500 रुपए के लिए कौन एक आदमी कोर्ट जाएगा। इसलिए ये ओवरऑल लूट का एक सेटअप जो बना हुआ है, इसको देखने के लिए गवर्नमेंटों की भी ये जिम्मेदारी बनती है। और गवर्नमेंटें, जैसे ये कहा गया कि वो अब पार्टियां किसी विचारधारा पे तो चलती नहीं है, अब तो केवल वोट बैंक रह गया है। एक वोट बैंक भी केवल नौकरी देके नहीं रह गया है, वोट बैंक भी मनी और मसल पावर के जरिए रह गया है। और केवल ये नहीं कि हमने हमारे पे प्रेशर है कि आपका लड़का लगवा दिया इस वजह से आप, वो ये नहीं सोचते कि जिनके लड़के नहीं लगवाए मेरिट पे होने के बावजूद वो वोट टूट भी जाएगी, टूटेंगी भी तो किसी ना किसी रूप में। इससे ज्यादा मुझे ये लगता है कि उस लोगों के प्रेशर की बजाय भाई भतीजावाद और प्रेशर की बजाय मनी पावर सबसे बड़ा मामला बन गया है। और करोड़ों रुपए यदि कोई एमएलए कोई मंत्री हासिल करेगा तब वो वोटें परचेज करेगा और इतना लाम लश्कर लेकर जाएगा कैंपेन में। इस वजह से ये हो गया है, दो नेताओं पर लग भी रहे हैं, जिलेराम शर्मा और ओपी जैन, बहुत कम लोग बचे हैं समाज में जो इस पॉलिटिक्स में एमएलए खड़ा होने और उसमें जीतने और एमपी खड़ा होने और उसमें जीतने की हैसियत रखते हैं। जैसे कोर्ट में लोग नहीं जा सकते 90-95%, वैसे ही 90-95% लोग इलेक्शन लड़ने के बारे में भी आप सोच नहीं सकते। इसलिए एक मोनोपोली बना ली है, और वो मोनोपोली बनाने के लिए ये काम हो रहे हैं सभी के सभी। और कोई पार्टी ऐसी नहीं है जो बच गई हो इससे, और सभी साइड पे अब जो फैसले जिस तरह से आ रहे हैं कोर्ट्स के, उससे कुछ न कुछ उम्मीद जगी है। शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मौजूदा व्यवस्था को लेकर, सरकार की कार्य प्रणाली को लेकर आम आदमी में निराशा बढ़ रही है, लेकिन धांधलियों के खिलाफ अदालतों के ये फैसले कहीं ना कहीं आशा जगाते हैं। लेकिन ये भी जरूरी है कि सरकारें अपनी कार्यप्रणाली में भी सुधार लाएं ताकि व्यवस्था के प्रति विश्वास बना रहे। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।